कभी सोचा है एक ऐसी कहानी के बारे में जो लफ्जों से नहीं बल्कि रंगों और लकीरों से कही गई हो? भारतीय पेंटिंग की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बहुत बड़ा महाकाव्य जिसके दो बिल्कुल अलग-अलग अध्याय हैं। एक जो पुरानी गुफाओं की विशाल दीवारों पर सबके लिए लिखा गया, और दूसरा अध्याय जो हाथों में समा जाने वाले छोटे-छोटे चित्रों की बारीक कारीगरी में धीरे से सुनाया गया। चलिए इन दो महान परंपराओं की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन इन बेहतरीन कलाकृतियों को देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय चित्रकला की आत्मा क्या है। ये सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, दुनिया को देखने का एक खास नजरिया। आर्टिस्ट के ब्रश के हर स्ट्रोक के पीछे एक गहरा विचार छिपा होता है। हमारे पुराने ग्रंथों में इसे चित्रकला कहा गया है, मतलब लाइंस और कलर्स के जरिए अपने विचारों और अपनी भावनाओं को जाहिर करने की कला। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका जिक्र कामसूत्र जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी ये कला एक कल्चरल लाइफ का कितना जरूरी और सम्मानित हिस्सा थी। वात्स्यायन के कामसूत्र में तो एक अच्छी पेंटिंग के लिए मानो एक रेसिपी ही दे दी गई है। इसे कहते हैं षडंग, यानी पेंटिंग के 6 अंग। ये इंडियन एस्थेटिक्स का आधार है। देखिए, बात सिर्फ वो बनाने की नहीं है जो दिख रहा है, बल्कि उसके अंदर के एसेंस को पकड़ने की है। पहला है रूप भेद, यानी अलग अलग फॉर्म्स का ज्ञान। फिर है प्रमाण, यानी सही अनुपात। इसके बाद आती है गहराई, भाव यानी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन, और लावण्य योजनम यानी सुंदरता और ग्रेस का मेल। और आखिर में सादृश्यम यानी चीजों में समानता देखना, और वर्णिका भंग यानी ब्रश और रंगों का सही इस्तेमाल। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक आर्टिस्ट को सिर्फ गाइड नहीं करते, बल्कि एक तस्वीर को सिर्फ तस्वीर से कहीं ज्यादा एक पूरा अनुभव बना देते हैं। चलिए अब अपने सफर की शुरुआत उस पहली महान परंपरा से करते हैं जिसे बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था। एक ऐसी कला जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है, भित्ति चित्रों की दुनिया। एक जमाना था जब न कागज था न कैनवस, तो फिर आर्टिस्ट कहाँ पेंट करते थे? दीवारों पर। भारत के सबसे पहले कैनवस इस जमीन की चट्टानें और गुफाएं ही थीं। पत्थर के वो कैनवस जो आज भी हमें हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। तो ये भित्ति चित्र या म्यूरल्स असल में है क्या? ये वो पेंटिंग्स हैं जो सीधे ठोस सतहों पर बनाई जाती हैं, जैसे कि गुफाओं की दीवारें या चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर। भारत में इस कला का सुनहरा दौर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। और देखिए, जब भी म्यूरल्स की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में गूंजता है, अजंता। महाराष्ट्र में घोड़े की नाल के आकार की एक विशाल चट्टान में बड़ी मेहनत से 29 गुफाएं तराशी गईं। इनकी दीवारों पर बौद्ध धर्म की कहानियां, खासकर जातक कथाएं, जी उठती हैं। ये कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये भारतीय भित्ति कला का सबसे शानदार नगीना है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अजंता पर खत्म नहीं होती। ये परंपरा तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जैसे कि एलोरा की गुफाएं, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन कला एक ही जगह पर एक साथ मिलती हैं। ये धार्मिक सद्भाव का एक अनोखा उदाहरण है। वहीं बाकी गुफाओं में फोकस धर्म से हटकर आम जिंदगी पर चला जाता है। वहां हमें रोजमर्रा की जिंदगी, नाच गाने के जीवन सीन दिखते हैं। और अगर हम दक्षिण में जाएं तो सित्तनवासल की गुफाएं हमें जैन धर्म की दुनिया में ले जाती हैं। उनकी कमल के तालाब वाली मशहूर छत की पेंटिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। चलिए अब स्केल को थोड़ा बदलते हैं। विशाल दीवारों से हटकर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो बहुत पर्सनल है। हमारी दूसरी महान परंपरा, जहां कला का पैमाना और मकसद दोनों ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अपने हाथों में थाम सकते हैं। पर सोचिए, क्या होता है जब कला गुफा के उस सार्वजनिक और आध्यात्मिक माहौल से निकलकर सीधे राजा महाराजाओं के दरबार की निजी दुनिया में पहुंच जाती है? बस यही सवाल हमें लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की अनोखी दुनिया में ले जाता है। लघु चित्रकला यानी छोटे और बेहद बारीक काम वाले चित्र। ये ताड़ के पत्तों, कपड़े या कागज जैसी नाजुक चीजों पर बनाए जाते थे। और जैसे ही मीडियम बदला ना, सब कुछ बदल गया। ये एक क्रांति जैसा था। आर्ट अब पोर्टेबल हो गई, पर्सनल हो गई और पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकी। इस मिनिएचर पेंटिंग के अंदर 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट सामने आए, राजपूत और मुगल। और दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया
एकदम अलग था। एक तरफ राजपूत शैली की जड़ें धर्म और आध्यात्म में थीं। ये हिंदू महाकाव्यों, पौराणिक कथाओं और आम जीवन को कमल और मोर जैसे सिंबल्स के साथ दिखाती थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल शैली दरबारी और सेक्युलर थी। उसका मकसद था शासक की शान दिखाना, ऐतिहासिक घटनाओं को रिकॉर्ड करना और शिकार जैसे दृश्यों को बनाना। ये एक ही कैनवस पर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं थीं। मुगल कला की कहानी तो असल में उसके बादशाहों की कहानी है। इसकी शुरुआत की अकबर ने, जिन्होंने तस्वीर खाना यानी एक आर्ट स्टूडियो बनवाया। फिर आए जहांगीर, जो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनके दौर में ये कला अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें पेड़ पौधों और जानवरों की कमाल की रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनी। शाहजहां के दौर में स्टाइल थोड़ा और फॉर्मल और भव्य हो गया, जिसमें सोने चांदी का खूब इस्तेमाल हुआ। और फिर औरंगजेब के समय में कला को शाही सपोर्ट मिलना कम हो गया। इसकी वजह से कलाकार शाही दरबार छोड़कर अलग-अलग राज्यों में चले गए और वहां जाकर उन्होंने रीजनल स्टाइल्स को और भी समृद्ध किया। चलिए, अब मुगल दरबार से निकलकर वापस राजपूत परंपरा की ओर चलते हैं। एक ऐसी खास शैली की बात करते हैं जिसने पूरी भारतीय कला के सबसे यादगार चित्रों में से एक को जन्म दिया, किशनगढ़ शैली। हम बात कर रहे हैं बड़ी ठणी की, जिसे कलाकार निहाल चंद ने बनाया था। ये इतनी मशहूर है कि लोग इसे अक्सर भारत की मोनालिसा कहते हैं। और ये टाइटल इसकी रहस्यमयी सुंदरता और इसके टाइमलेस चार्म को बिल्कुल सही तरह से बयां करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राचीन परंपराएं वक्त के साथ कहीं खो गईं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये और विकसित हुईं। इन्होंने नए प्रभावों को अपनाया और एक्सप्रेशन के नए तरीके खोज निकाले। जब औपनिवेशिक दौर शुरू हुआ तो आर्ट में एक नया फ्यूजन देखने को मिला। इसे कंपनी पेंटिंग कहते हैं। सोचकर देखिए, थीम्स इंडियन थे, जैसे राजपूत या मुगल स्टाइल के, लेकिन टेक्निक्स यूरोपियन थी। पर्सपेक्टिव और शेडिंग जैसे नए कॉन्सेप्ट्स इंडियन आर्ट में आने लगे। ये कैनवस पर पूरब और पश्चिम का एक बहुत ही दिलचस्प संगम था। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक जवाबी आंदोलन खड़ा हुआ, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में इस स्कूल ने पूरी तरह से भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। उनका लक्ष्य था एक ऐसी मॉडर्न आर्ट बनाना जो अपनी आत्मा में, अपने सार में पूरी तरह से भारतीय हो। तो गुफाओं से शुरू हुई ये कहानी आज डिजिटल स्क्रीन तक आ पहुंची है। भारतीय कला की यात्रा जारी है। अब सवाल ये है कि भविष्य में ये महान परंपराएं अपनी कहानी कहने के लिए और कैसे विकसित होंगी। ये एक जिंदा विरासत है जो हमेशा खुद को नया रूप देती रहेगी।